आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सारथा गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों से हमने हमेशा ही गुजारिश की है और आज भी यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जो कार्य आप सभी लोगों का फील्ड स्तर पे इस चैनल के माध्यम से किया जाता है, जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट आप सभी लोगों के लिए सुखद ही हो, इसका भरपूर प्रयास भी किया जाता है। इसलिए आप सभी लोग इस चैनल पे अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह लगातार बरसाते रहें और ख़ास तौर पर बीएड के हमारे जो भाई बंधु हैं वो इस चैनल पे अपनी एकता का प्रदर्शन करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और अपनी एकता के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है। ये लड़ाई आप समस्त बीएड डिग्री धारकों की है और इसे कमज़ोर नहीं पड़ने देना है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अब सुस्त पड़ चुके हैं। यही सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है बीएड डिग्री धारकों की, क्योंकि उनमें एकता का अभाव होता है। वो तुरंत ही कोई एक्शन का रिएक्शन चाहते हैं, कोई रिजल्ट चाहते हैं तुरंत, तत्काल, और यही चीज़ें उनके लिए भारी पड़ जाती हैं। आप देख रहे हैं कि सरकार को यदि छोड़ दिया जाए तो लगभग फील्ड स्तर में जहाँ जहाँ हम लोगों के कंपटीशनर हैं, जहाँ पे हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं, हर जगहों पर हम सभी लोगों को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। चाहे वो डीलेड हो, चाहे एनआईएस डीलेड हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे विपक्षी गवर्नमेंट हो, हर जगह पर हम सभी लोगों को प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना पड़ रहा है। हर कोई विरोध कर रहा है। कुछ लोगों को जोड़ करके हम सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसका एक ही परिणाम हो सकता है कि हम ईमानदारी, प्रतिष्ठा और नैतिकता के आधार पर अपनी विजय को सुनिश्चित करें, और इसके लिए ज़रूरी है आप लोगों की एकजुटता। यदि आप लोग एकजुट रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका इम्पैक्ट हमारे रिजल्ट पे भी पड़ेगा। ठीक है ना। आप लोगों की एकजुटता से ही सारी चीज़ें हो पानी हैं। अभी हम लोगों ने जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने की अनुमति ली है, वहाँ पे 15 तारीख तक सारी चीज़ों पर बैन है। ठीक है ना। 15 तारीख के बाद ही चीज़ें आसान हो पाएंगी। और ये सूचना प्राप्त हो रही है कि जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है वो 16 तारीख से स्टार्ट होगा, 14 से नहीं 16 से स्टार्ट होगा। और आरटीई एक्ट के संशोधित मसौदे को लेकर के कल हमारी टीम के सदस्यों ने ओएसडी, एमएचआरडी मिनिस्ट्री के ओएसडी से बात की और उनसे आगे की प्रक्रियाओं के संबंध में जानने का प्रयत्न किया। विस्तृत बेंच में याचिकाएं हों या आपके रिवाइज्ड गाइडलाइन को लेकर के कुछ मंतव्य हों, उन तमाम चीज़ों को एकदम कन्फर्म किया गया कि आखिर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या आप हमारे बीएड डिग्री धारकों के पक्ष में हैं या उनके अगेंस्ट हैं, क्या चीज़ें होंगी। इस पर ओएसडी महोदय का एकदम स्पष्ट कहना था कि बीएड को सम्मिलित करना अथवा ना करना, ये दोनों मैटर गवर्नमेंट के अपने पॉलिसी मैटर हैं। बीएड को प्राथमिक में वैलिड किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। और बीएड की प्राथमिक में एलिजिबिलिटी 5 वर्षों तक चली भी, किसी बिना रोक टोक के, लेकिन कहीं न कहीं फुद्दी एक आध केस जो है वो हो ही जाते थे, है ना। कहीं कोई हाई कोर्ट पहुंच जा रहा था, कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहा था। जब भी अगर कोई नई वैकेंसी आई तो बीएड डिग्री धारकों को बाहर कराने के लिए कोई ना कोई कोर्ट पहुंच ही जाता था। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब तक कि हाई कोर्ट के माध्यम से कोई डिसीजन नहीं लिया जाता तो सर्वोच्च न्यायालय भी इसीलिए उस पर कोई डिसीजन नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही जोधपुर हाई कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को बाहर किया और राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया, वहीं पर विवाद की स्थितियां और भी बढ़ गईं। लेकिन उस समय तक राजस्थान में एनसीटीई की जो अधिसूचना जारी की गई थी वो वैलिड थी। अब समस्या इस बात को लेकर के थी कि उन्होंने सरकार के पॉलिसी मैटर को साथ लेकर के वो चले। जोधपुर हाई कोर्ट सरकार का पॉलिसी मैटर था, क्योंकि सरकार डायरेक्ट बोल रही थी कि हमको बीएड को नहीं रखना, हमको बीएसटीसी को रखना है। ठीक है ना, उनका पॉलिसी मैटर था।
तो उनकी पॉलिसी मैटर पे उन्होंने विन दिया, मतलब जीत दिया, उनके पक्ष में फैसला दिया। क्या कारण था कि जब पॉलिसी मैटर को लेकर के ही केंद्र सरकार जो है मतलब एनसीटी वहाँ पे कर रही थी, तो वहाँ पे हार गई, जबकि वो सेंट्रल का पॉलिसी मैटर था। क्या रीज़न था? तो रीज़न सिर्फ यही था कि सरकार की तरफ से कोई भी वकील उपस्थित नहीं हुआ था, ना तो एमएचआरडी मिनिस्ट्री का और ना ही महान्यायवादी, जिसके माध्यम से ये चीज़ें साबित नहीं हो सकी कि, क्योंकि आप जानते हैं कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है महान्यायवादी का, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे कोर्ट में उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ें ऐसे थोड़ी ना होता है, जैसे कोई अगर पूछे कि हाँ ये आपको पॉलिसी मैटर है, तो वो पूछेंगे सरकार से पूछ करके बताएंगे। ये चीज़ें नहीं होती हैं, वो डायरेक्ट वहाँ पे सरकार का प्रतिनिधि बन के खड़ा होता है और जो भी चीज़ें कहनी होती हैं फैक्ट टू फैक्ट बोले जाते हैं, ठीक है ना। कोई भी समय नहीं मांगा जाता, जो चीज़ें बोलनी रहती है सरकार की तरफ से वही बोलते हैं, क्योंकि उनको सरकार की तरफ से पूरी छूट होती है, ठीक। तो यहाँ पे इसी चीज़ को लेकर के हम सभी लोग डाउन हो गए, जिसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब कहते नहीं हैं कि बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, जो बीत गया उस पर हमको मिट्टी डालना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हुए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो पैसा, जो मेहनत, जो समय हम लोगों का इसमें लगा है, वही चीज़ें, वही सारी चीज़ें हम लोगों की भी इसमें होनी चाहिए, हम लोगों का मेहनत सफल हो। लेकिन इसके लिए आपकी एकजुटता बहुत ज़्यादा प्रभावी होगी। मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ, आप सभी लोग एनसीटी की रिवाइज्ड गाइडलाइन में सम्मिलित होंगे। एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने जो प्रारूप तैयार किया है एनसीटी के साझा कार्यक्रम में बैठ करके, ठीक है ना, उसमें एकदम 2-3 बातें एकदम स्पष्ट हैं कि अब किसी प्रकार के वैधानिक समस्याओं के निराकरण हेतु, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि जो कि पुरानी भर्तियों पर भी टारगेट कर रहे हैं कि ये तो 28 मई सन 2018 के बाद की हुई है, चलो इसको भी टारगेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों का जो है समापन होना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए ज़रूरी है कि बीएड की एकता बनी रहे। मैं अब देखता हूँ कि अधिकतर जगहों पर लोग अब खामोश बैठ गए, केवल लखनऊ में जो है वो धरना प्रदर्शन चल रहा है, बाकी ज़िलों में कुछ लोग हैं जो कि मतलब बीएड के छात्र हैं, उनको एकजुट किया जाता है और बोला जाता है कि आप लोग कुछ जो है नुक्कड़ सभाएं करिए या जन रैली निकालिए। तो कुछ जगहों पर तो होती है जहाँ के विद्यार्थी थोड़ा जागरूक हैं, वहाँ पे तो हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो कि सीनियरिटी के चक्कर में पड़े रहते हैं, अरे हम सीनियर हैं, हमारी डिग्री सीनियर है, हम कैसे गए। तो डिग्री सीनियर है, आप सीनियर हो तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, आप प्राथमिक से बाहर हो। कुछ बीएड विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो कि बीएड कर लिए हैं लेकिन उनको प्राथमिक शिक्षा भर्ती से कोई मतलब नहीं है ना। सबसे बड़ी समस्या तो इस बात की भी है, नौकरी का फॉर्म निकलेगा तो सबसे पहले वही आवेदन करेंगे, लेकिन उनको प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं है। ऐसे बीएड डिग्री धारकों को भी एकजुट होने की आवश्यकता है, ठीक है। हम सभी लोगों का धरना प्रदर्शन जो दिल्ली में प्रस्तावित है, ये एक साकार मुहिम बने, ठीक है ना। और 16 तारीख को भी प्रयागराज में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। छात्रों की संख्या को देखा जाएगा कितने छात्र एकत्रित होते हैं, उसके बाद जो रणनीति तैयार की जाएगी दिल्ली वाला, उसके लिए भी कोशिश किया जाएगा कि आप सभी लोगों की ये योजनाएं पूरी तरीके से साकार हो सकें। सरकार का पॉजिटिव इंटेंट है बीएड डिग्रियों को लेकर के, और सरकार इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमेशा ही एकदम फैक्चुअल मुद्दे पर जाना चाहती है, ठीक है ना, क्योंकि चुनाव नज़दीक है ना, और उन तमाम मुद्दों को लेकर के वो भटकना नहीं चाहती है। पॉलिसी मैटर था तो पॉलिसी मैटर पे सरकार अपना पॉलिसी मैटर बचाने के लिए विस्तृत बेंच में जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना, एकदम क्लियर है। दूसरी चीज़ ये है कि एनसीटी की रिवाइज्ड गाइडलाइन आप सभी लोगों की 45 दिन का जो समय दिया गया था, क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था 11 अगस्त 2023 को, उसके 2-3 दिन बाद ही हम सभी लोगों ने एनसीटी के चेयरमैन से जब मुलाकात की थी तो उन्होंने एक बात एकदम स्पष्ट कर दिया था। वो क्या था कि हमको 45 दिन का समय दे दिया, एमएचआरडी ने भी और उन्होंने भी, कि 45 दिन के बाद हम जो है रिवाइज्ड गाइडलाइन को जारी करेंगे। क्योंकि अभी हमको सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को पढ़ने के लिए समय चाहिए, उसको पढ़ेंगे बाकायदा, उसका कानून मंत्रालय से और
जो विधि अधिकारी हैं उनसे जो है डिस्कस किया जाएगा हर मुद्दे पर, कहाँ पे कौन सी कमी रह गई, इन तमाम चीज़ों को लेकर के सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद ही कुछ चीज़ें प्रभावी हो पाएंगी। और अभी जो शिक्षा मित्र वगैरह गए हैं 69,000 की शिक्षा भर्ती पे, हालांकि इस पर कोर्ट का कोई जो है मैटर मतलब नहीं आएगा कि उनको बाहर किया जा सके, क्योंकि विद्यार्थी काफ़ी दिनों से नौकरी कर रहे हैं और कोर्ट के ही सानिध्य में 72,825 की टीईटी मेरिट पे भी जो है काउंसलिंग हुई थी। और जो रिक्त सीटें हैं अब उस पर चलिए कम से कम नहीं तो गवर्नमेंट इस बात को लेकर के एग्री हो गई कि हम उस पर काउंसलिंग कराएंगे, क्योंकि रिक्त सीटें आप सभी लोगों की अच्छी खासी तादाद में हैं, तो आप लोगों की उस पर भी काउंसलिंग होगी। लेकिन सबसे मेन मुद्दा हमारा है कि हम बीएड डिग्री धारकों को बचा करके आगे बढ़ें, ताकि आप सभी लोगों का जो फैसला है, आप लोगों का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी लोगों का संख्या बल होना चाहिए, एकजुट रहिए, क्योंकि हमारे प्रदर्शनों में कहीं कोई कमी नहीं है, हमारे प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं है। भले ही अन्य विद्यार्थी जो है सुस्त होकर के बैठ गए हों कि बस 10 मिनट के लिए गए, हो हल्ला किए, नारेबाजी किया और चले आए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आप फ़ोटो सेशन करा लिए, मीडिया के सामने आ गए, बस काम ख़त्म, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शन करना है तो तन्मयता के साथ करिए, जैसे सत्यम जी कर रहे हैं। लगातार हम सभी लोग मीडिया को लेटर लिख रहे हैं, लगातार हम सभी लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट यही है कि इससे सरकार भी जानती है कि हाँ बीएड डिग्री धारक एकजुट हो रहे हैं, एकजुटता है उनमें, और ये चीज़ें हमको इलेक्शन में प्रभावित कर सकती हैं। तो कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो विद्यार्थियों की नाराज़गी और इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की नाराज़गी लेकर के इलेक्शन में नहीं जाना चाहेगी। इसलिए आप लोग एकजुटता दिखाइए, ताकि हम सरकार पर दबाव बना सकें कि हम लोगों का जो संशोधित प्रस्ताव है वो हर हाल में संसद के इसी विशेष सत्र में पारित हो जाए, ठीक है ना। और कैबिनेट की मीटिंग जिस भी दिन हो, ठीक है ना, जिस भी दिन हो, उस कैबिनेट की मीटिंग में इस संशोधित मसौदे को रखा जाएगा। ये चीज़ें एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड को लेकर के। देखिए, एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता के लिए विषय कम्बिनेशन एक गंभीर मुद्दा है। विषय कम्बिनेशन को लेकर के विद्यार्थी हलाकान हैं, परेशान हैं कि आखिर भैया हम किस विषय में जाएंगे। इसका जो प्रस्ताव था वो शासन के पास भेज दिया गया है और पूरी उम्मीद है कि उन विद्यार्थियों को उसी विषय में अनुमति दी जाएगी जिन विषयों से उन्होंने बीएड कर रखा है। इसमें किसी प्रकार की कोई तकनीकी या वैधानिक समस्याएं ना आएँ, इसके लिए नियमावली में जो संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया है उस प्रस्ताव के माध्यम से भी इनको पूर्ववत इसमें सम्मिलित करने की बात कही गई है, ताकि जो उस विषय के परमानेंट स्टूडेंट हैं, मतलब जो शुरुआत से उसको पढ़ते आए हैं और उसकी तैयारियां करते रहे हैं, उन विद्यार्थियों को कहीं भी किसी भी प्रकार से वैधानिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े। आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का भविष्य जो सरकार के हाथ में आ चुका है, जाहिर सी बात है कि उस पर सरकार को सोचने के लिए और विचार करने के लिए हम सभी लोगों ने बहुत आग्रह किया है और पूरी उम्मीद है कि ऐसे विद्यार्थियों को उन्हीं विषयों में मौका दिया जाएगा जिन विषयों से उन्होंने बीएड कर रखा है। पहला। दूसरा ये कि आपके एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता में नॉन बीएड को लेकर के क्या क्राइटेरिया है। देखिए, नॉन बीएड को लेकर के इस समय गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हैं। अगर कला विषय को लेकर के कोई अनुमति मिलती है, कोई संशोधन किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आप सभी लोगों का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप सभी लोग इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है ना। आप लोगों का हित प्रभावित ना हो, इसके लिए हम सभी लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और रही बात शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो आखिर ये कब तक बनेगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बीएड के मुद्दे को लेकर के हम सभी लोग इतने खो गए थे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पर ध्यान दे ही नहीं पा रहे थे। लेकिन सूचना प्राप्त हुई है शिक्षा सेवा चयन आयोग की कि जिन संशोधित प्रस्तावों पर माध्यमिक शिक्षक संघ जो है हो हल्ला कर रहा है और सारे अध्यापक जो है उसके खिलाफ हैं, उन सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है ना। मतलब उन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है और गवर्नमेंट की तरफ से इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि इन संशोधित प्रस्तावों को सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है ना। संशोधन करके इसको सम्मिलित कर दिया जाएगा। अब आप सभी लोगों की शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अधिसूचना है वो बहुत जल्दी ही जारी हो सकती है। इस पर आम बैठक में समिति बना ली जाएगी। राज्यपाल महोदया के सिग्नेचर होने के उपरांत तत्काल ही इसको
जो है वैलिड कर दिया जाएगा, इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। अध्यक्ष हों, सदस्य हों, इनके चयन की प्रक्रियाएं चल रही हैं और जैसे इसकी अधिसूचना जारी होगी तत्काल ही अध्यक्ष का चुनाव भी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और आप सभी लोगों की जो लंबित पड़ी प्रक्रियाएँ हैं, जैसा कि समाचार पत्रों में आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा कि फंसेंगी शिक्षक भर्तियाँ, ऐसी कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि अप्रैल के पहले इलेक्शन का अधिसूचना जारी नहीं होने वाला, ठीक है ना। अप्रैल में, मार्च में आप सभी लोगों की अधिसूचना आएगी, मतलब और इलेक्शन के जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट होंगे, ठीक है। इसमें आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें। और आप सभी लोगों के पास अभी 4-5 महीने का समय जो बच रहा है, इन समयों को आप यूटिलाइज़ करिए और अपनी तैयारियों पर विशेष फोकस करिए। टीजीटी पीजीटी में एक सरदर्द था 2022 में कि इन विद्यार्थियों की सीटें बढ़ाई जाएं, विज्ञापन में सीटें बढ़ाई जाएं, और हुआ भी सेम वही, है ना। सीटें आप सभी लोगों की बढ़ाई गई हैं, जिसकी वजह से आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार से कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। विज्ञापन अब आपका 4167 पदों का नहीं रह गया, ये विज्ञापन बढ़ करके अब 9,500 के पार जा चुका है। तो आप सभी लोग पूरी तन्मयता से तैयारी करिए ताकि आप लोगों की सफलताएं सुनिश्चित हो सकें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची अभी आप सभी लोगों की जारी नहीं होने वाली, ठीक है ना। इस प्रतीक्षा सूची में अभी आप लोगों को ये इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी कोर्ट में कुछ केसेस चल रहे हैं, वो केसेस फाइनल होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूचियाँ हो जारी होंगी। अभी 160 विद्यार्थियों के समायोजन की लिस्ट आनी है, ठीक है। और वो लिस्ट अभी बनकर तैयार नहीं हुई है, क्योंकि विद्यार्थियों का पूरा डिटेल लेने के बाद सारी चीज़ें वहाँ पे जो है वेरीफाई की जाती हैं, किन विद्यार्थियों को कहाँ किस विद्यालय से समस्या आई है, वो किस विषय के हैं और कहाँ पे उनका चयन हुआ था, कहाँ पे उनको नियुक्तियाँ नहीं मिली हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के सारी क्लेरिफिकेशन होने के बाद ही चीज़ें आगे बढ़ाई जाती हैं। तो ये समायोजन की लिस्ट आएगी, समायोजन की लिस्ट आने के बाद ही आप लोगों की प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर कोई विद्यार्थी हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में सम्मिलित होना चाहता है, वो तत्काल हो जाए। अगर आप सभी लोगों को सम्मिलित होना है तो आप सम्मिलित हो सकते हैं, और समय ज़्यादा शेष नहीं है, क्योंकि अब इस याचिका की लगातार सुनवाइयाँ होनी हैं, 2 से 3 सुनवाइयाँ होनी है, उसके बाद इसको फाइनल होना है, ठीक है ना। प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की ज़्यादा दिन तक पेंडिंग ना हो, इसलिए जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ कोई किसी के ऊपर बंधन नहीं है या कोई प्रेशर नहीं है, अपनी इच्छा से अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSSC डीएसएसबी आदि के नोट्स अगर आपको चाहिए और आप उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप सभी लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी SSSC की। यूपी SSSC में एक फालतू की परीक्षा होती PET प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। अब बताइए, कोई विद्यार्थी अहर है, अगर आप जो एलिजिबिलिटी रख रहे हो, 2 बार एलिजिबिलिटी तय करने की क्या बात हो सकती है कि आपने एलिजिबिलिटी रखी है क्वालिफिकेशन के लिए कि अगर विद्यार्थियों के पास ये डिग्रियां होंगी तो वो फॉर्म भर सकते हैं। अब बताइए, अगर वो फॉर्म भर सकते हैं तो जाहिर सी बात है उनको डायरेक्ट परीक्षा में बैठा लो ना। ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा क्या होती है, ठीक है। विद्यार्थी परेशान, उनके गार्जियन परेशान, ऊपर से जो है मतलब धन का खर्च अलग, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो मेंस के लिए जो है परेशान हो, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बंद होनी चाहिए। और PET जैसी कोई भी परीक्षाओं का कोई आयोजन नहीं है, आप प्री मेंस रख दीजिए, वो ज़्यादा सही है, ठीक है ना। लेकिन सभी विद्यार्थियों के लिए PET अनिवार्य करना ये सही नहीं है। गवर्नमेंट भी इस पर थोड़ा सा चल रही है और हो सकता है कि इस बार तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट मोर चांस आपकी PET को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक बार प्रधानमंत्री जी ने इसकी रूपरेखा बताई और तब से उत्तर प्रदेश में लागू भी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आयु वर्ग को लेकर के और साथ ही आपके यूपी कांस्टेबल और UPSI के विज्ञापन को लेकर के। UPSI का जो विज्ञापन का जो प्रारूप तैयार किया गया था, मतलब जो टेंडर जारी किया गया था, उस टेंडर की अंतिम जो अवधि है वो 15 तारीख की है। 15 तारीख के बाद टेंडर की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी
और उसका चयन भी कर लिया जाएगा। चयन करने के उपरांत आप सभी लोगों के विज्ञापनों पर विचार होगा। विज्ञापन आप सभी लोगों को जल्द से जल्द आएँ, लेकिन उसके पहले एज रिलैक्सेशन मिल जाए, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है उन विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि 5 वर्षों से कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ। बहुत से विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो कि ना तो एसआई का फॉर्म डाल पाएंगे और ना ही यूपी कांस्टेबल का डाल पाएंगे। दोनों जगहों पर वो विद्यार्थियों की समस्याएं हैं, यूपी कांस्टेबल में भी और यूपी एसआई में भी, है ना। इन विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण कैसे हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम सभी लोगों ने प्रयास शुरू किया था, और इसका प्रपोजल जो है महानिदेशक महोदय माध्यम से जब शासन को प्रेषित किया गया था, तो इसमें 2 चीज़ें एकदम स्पष्ट थीं। विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष और सामान्य परिस्थितियों में 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन की बात कही गई है। अब ये फैसला तो गवर्नमेंट को करना है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर संजीदा है, क्योंकि वो भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने 5 वर्षों से कोई विज्ञापन दिया नहीं। 2017-18 के बाद कहाँ से विज्ञापन आया, नहीं आया है। उसके बाद आप सभी लोगों की प्रक्रियाएं जो है वो पेंडिंग में चली गई। 2 वर्ष तो आपका कोरोना खा गया, है ना। उसके बाद आपका विज्ञापन आया ही नहीं, तो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके लिए हम सभी लोग जो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एपीएस का विज्ञापन आने वाला है और एपीएस के विज्ञापन में आप सभी लोगों को रिलैक्स मिले, इसके लिए हम लोग एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। साथ आइए, वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।